जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो के टॉपिक हैं वो हैं विंड ब्रेक्स यानी वायुरोधी वृक्ष, शेल्टर बेल्ट्स यानी वायुरोधी पट्टियाँ, डिफरेंस बिटवीन विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स, बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों के चयन का आधार, और जो लास्ट टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स। तो आइए दोस्तों इन सभी टॉपिक पर एक एक करके बहुत अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं विंड ब्रेक्स से, परंतु उससे पहले विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट के बारे में एक अपनी दिमाग में इमेज बना लेते हैं, यानी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। इससे आपको आगे समझने में थोड़ी आसानी मिल जाएगी। तो देखो, जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं और जो विंड ब्रेक्स होते हैं ना, दोनों का ही काम होता है हवा की स्पीड को कम करना, या हवा की जो स्पीड तेज चल रही है, जैसे मान लो किसी एरिया में अगर हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है ना, तो जब हवा उन शेल्टर बेल्ट से, यानी जो शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक बनाए गए हैं उनसे आके टकराएगी, तो वो टकराने के बाद काफ़ी कम हो जाएगी, और जब वो फील्ड में पहुंचेगी ना जहां पर फसल को लगाया गया है, तो वहां पर वो लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही पहुंचेगी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। और ये जो हवा फील्ड में पहुंचेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उससे फसल पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो विंड ब्रेक हैं और जो शेल्टर बेल्ट हैं ये किस लिए बनाए जाते हैं। तो जो हवा है उसकी स्पीड को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। अब दोनों पर एक एक करके बहुत अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा हमने बताया, शुरुआत करते हैं विंड ब्रेक्स से। तो जो विंड ब्रेक्स होते हैं ना, ये 4 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। वो 4 चीज़ क्या हैं? तो इसमें देखो, पहला होता है ट्रीज यानी पेड़, दूसरी होती हैं श्रब्स यानी झाड़ियाँ, और तीसरी होती है इसमें बाड़ जिसको इंग्लिश में फेंसेस कहते हैं, और चौथी होती है इसमें बॉल जिसे हिंदी में दीवार कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो विंड ब्रेक्स होती हैं चारों से भी मिलकर बनी हो सकती हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसको यहाँ पे समझो। जैसे मान लो ये एक फील्ड है और ये फील्ड का आउटर एरिया है, तो इस आउटर एरिया में ना हमने विंड ब्रेक्स बनाने के लिए इन चारों का इस्तेमाल किया है। यानी सबसे पहले आउटर एरिया में हमने बाड़ को लगा दिया है, फिर उसके बाद एक दीवार यानी एक बॉल बना दी है, फिर श्रब्स लगा दी यानी झाड़ियाँ लगा दी हैं, और उसके बाद पेड़ों को लगा दिया है। तो ये काम क्या करेंगी? तो ये हवा को रोकने का, यानी जो हवा की स्पीड है उसको कम करने का काम करेंगी। अब जरूरी नहीं है कि इन चारों को एक साथ लेके ही बनाया गया हो विंड ब्रेक्स को। हो सकता है केवल जैसे ये एरिया है इसमें केवल हवा को रोकने के लिए पेड़ों को लगा दिया गया हो, या पेड़ों के साथ साथ श्रब्स यानी झाड़ियों को लगा दिया गया हो, या केवल दीवार और बाड़ को लगा दिया गया हो, तो वो भी विंड ब्रेक ही कहलाएंगे, क्योंकि वो भी हवा को रोकने का ही काम करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंड ब्रेक बनाने के लिए झाड़ियों के साथ साथ पेड़ों का उपयोग किया गया है। इसका क्या मतलब है? तो इसको यहाँ पे समझो। जैसे मान लो ये एक फील्ड है और ये इस फील्ड का आउटर एरिया है, तो उसमें क्या किया गया है? विंड ब्रेक बनाने के लिए सबसे पहले श्रब्स यानी झाड़ियों को लगा दिया गया है, उसके बाद पेड़ों की 2 रोज यानी 2 पंक्तियों को लगा दिया गया है इस तरीके से। अब क्या होगा? सबसे पहले हवा कहाँ टकराएगी? तो हवा टकराएगी सबसे पहले श्रब्स यानी झाड़ियों से, और ये जो प्लांट की आप रो देख रहे हैं ना, इससे टकराएगी। अब ये क्या करेंगे? तो ये एक तरीके का रुकावट काम करेंगे हवा के बीच में, तो हवा इनसे टकराने के बाद काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद जब इस रो से जब हवा टकराएगी तो वो और कम हो जाएगी, और जब मेन फील्ड में पहुंचेगी, इस वाले जो फील्ड में आएगी ना, वो हवा काफ़ी कम आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो इस एरिया में हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो जो इस फील्ड में आएगी यानी विंड ब्रेक के बाद, यानी विंड ब्रेक से टकराने के बाद जो इस फील्ड में आएगी ना, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही आ जाएगी, और उससे फसल पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये देख के कंफ्यूज मत कर जाना कि केवल हमने यहाँ पे 2 रोज यानी 2 पंक्तियों में ही पेड़ों को लगाया है, तो जो विंड ब्रेक होते हैं वो केवल 2 पंक्तियों से ही मिलकर बने होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें कई सारी पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। ये निर्भर करता है हवा की स्पीड पे, यानी जिस एरिया में विंड ब्रेक्स बनाया जा रहा है उस एरिया में हवा
की स्पीड कितनी है। अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो पंक्तियाँ भी ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। जैसे मान लो अगर हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो यहाँ पर कम से कम 3 पंक्तियों को बनाना होगा, और हवा की स्पीड अगर कम है तो आप 2 पंक्तियाँ केवल बना सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना आप इसको देखो यहाँ पर भी समझ सकते हो इस वाली इमेज में। 1 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंड ब्रेक्स बनाने के लिए केवल पेड़ों का उपयोग किया गया है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेड़ों को लगा दिया है। अब ये पेड़ काम क्या करेंगे, तो ये काम करेंगे हवा को रोकने का, तो इसी को विंड ब्रेक कहेंगे। ये हवा को कैसे रोकेंगे उसको समझो। जैसे मान लो उस एरिया से हवा चलकर आती है, हालांकि आपको उस साइड का एरिया नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मान लो जब उस एरिया से हवा चलकर इन पेड़ों से टकराएगी ना, तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये हवा की स्पीड को इस हद तक कम कर देंगे कि इस एरिया में जो फसल लगी हुई है ना, इस पर हवा से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने आपको पीछे भी बताया था कि मान लो उस एरिया से हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आकर इन पेड़ों से टकराती है, तो ये पेड़ क्या करेंगे, हवा की स्पीड को लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर देंगे। यानी इस एरिया में जिसमें फसल लगी हुई है, इस एरिया में जो हवा आएगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी, जिससे फसल पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर की स्पीड होती ही कितनी है। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आ रहा हो कि ठीक है उस साइड से हवा आएगी तो ये वाला जो विंड ब्रेक है ये उसको रोक देगा, लेकिन अगर मान लो हवा इधर से चल के आए फिर तो फसल डैमेज हो जाएगी। देखो ऐसा नहीं है, बल्कि इस एरिया में भी ना विंड ब्रेक को बनाया गया है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। वो दिख आपको इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो फोटो खींचा गया है ना वो यहाँ से खींचा गया है, इसलिए केवल आपको ये वाला ही विंड ब्रेक दिख रहा है, लेकिन बना हुआ इस साइड में भी है। अगर हवा इस साइड से चल के आती है तो इस साइड में जो विंड ब्रेक बना हुआ है ना वो हवा को कम कर देगा। तो हो सकता है आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो हम आगे इसकी थ्योरी पर और अच्छे से बात करके समझ लेंगे, और अगर आपको समझ में यहाँ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो देखो जो विंड ब्रेक होता है ना उसमें रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी कोई फिक्स नहीं रहती। यानी कहने का मतलब है कि जब विंड ब्रेक बनाने के लिए पेड़ों को लगाया जाता है तो उसमें अगर बात करें एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की जो दूरी रखी जाती है ना वो कोई फिक्स नहीं रहती, और साथ ही जो पंक्तियों में पेड़ों को लगाया जाता है उसमें प्लांट से प्लांट की दूरी भी कोई फिक्स नहीं रहती है, बल्कि आप अपने हिसाब से इस दूरी को रख सकते हैं। परंतु जो शेल्टर बेल्ट होती है ना उसमें ये डिस्टेंस फिक्स रहती है, यानी उसमें रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी फिक्स रहती है, जिस पे अभी हम आगे बात करेंगे। अब हम विंड ब्रेक की थ्योरी को देख लेते हैं। तो 1 मिनट। तो देखो विंड ब्रेक्स जिसे हिंदी में वायुरोधी कहते हैं, तो ये जो विंड ब्रेक होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं। इसका क्या मतलब है तो इसको समझो। देखो विंड ब्रेक सजीव और निर्जीव से बने होते हैं। सजीव में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है बनाने के लिए, तो वृक्षों और झाड़ियों का, और बात करें निर्जीव में तो निर्जीव में बाड़ और दीवार शामिल होती है। हालांकि आप ये तो समझ गए होंगे कि जो विंड ब्रेक होती है वृक्षों और झाड़ियों से कैसे बनती है, और दीवार यानी बॉल से है। लेकिन हो सकता है आपको बाड़ कंफ्यूज कर रहे हो कि बाड़ किसे कहते हैं, तो बाड़ को इंग्लिश में कहते हैं फेंसेस। ये होती क्या है तो इसको आप इस वाली इमेज में देख के समझें, अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बाड़ बनी हुई है। बेसिकली जो बाड़ होती है ना वो भी एक तरह की ना दीवार ही होती है, बस फर्क इतना होता है कि जो दीवार होती है यानी जो बॉल होती है वो बनी होती है आपकी मिट्टी या ईंटे या पत्थर से, परंतु जो बाड़ होती है वो बनी होती है घास फूस से या पेड़ों की टहनियों से। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर जो बाड़ बनाई गई है ना वो बनाई गई है इसी एरिया में जो आप घास देख रहे हैं ना इसको काट कर। अभी ये काम क्या करेगी, तो ये काम करेगी हवा को रोकने का। हवा को कैसे रोकेगी, देखो जब ये बाड़ बन जाएगी ना, हालांकि ये पूरी नहीं बनी है, जब ये यहाँ तक बन जाएगी तो उसके बाद जब हवा इससे टकराएगी तो हवा काफी हद तक रुक जाएगी। हालांकि ये पूरी तरह नहीं रोक पाएगी। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद ये जो एरिया देख रहे हैं ना इसमें आपको पेड़ों की पंक्ति यानी रोज को लगाना होगा। जब कम से कम आप 2 रो लगा दोगे तो जो हवा है ना इस वाले एरिया में बहुत ही कम जाएगी।
जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे बाढ़ किसे कहते हैं और ये हवा को कैसे रोकती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, परंतु आप ये बात याद रखना कि आपको एग्जाम में ये लाइन नहीं लिख के आनी है कि विंड ब्रेक सजीव और निर्जीव से बना होता है। क्यों नहीं लिख के आनी है, और अगर लिख के नहीं आनी तो बताया क्यों आपने? तो देखो, हमने इसलिए आपको बताया ताकि आप शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक में डिफरेंस कर पाएं, क्योंकि जो आपकी शेल्टर बेल्ट होती है ना, वो केवल सजीव से बनी होती है, यानी वो केवल वृक्षों या झाड़ियों से बनी होती है। और जो आपकी विंड ब्रेक है वो सजीव यानी निर्जीव, यानी इसमें वृक्ष झाड़ियों के साथ साथ बाढ़ और दीवार भी आ जाती है। तो इससे आपको दोनों में डिफरेंस करने में आसानी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखो, विंड ब्रेक वृक्षों, झाड़ियों, बाढ़, दीवार को पंक्तियों में या समूह में लगाते हैं, जिसका उपयोग हवा की स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि फसलों को हवा से होने वाले नुकसान से बचा सकें और मृदा कटाव यानी सॉइल इरोजन की भी रोकथाम की जा सके। इसका क्या मतलब है? तो देखो, इसको भी समझो। तो जो विंड ब्रेक होते हैं वो वृक्षों, झाड़ियां, बाढ़ या दीवार से बने होते हैं, ये हम आपको पीछे ही बता चुके हैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने का मतलब है नहीं। और बात करें कि इनको पंक्तियों में लगाया जाता है, तो ये बात याद रखना कि जो हम यहाँ पंक्तियों में लगाने की बात कर रहे हैं वो केवल वृक्ष और झाड़ियों की कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ दीवार को थोड़ी ना पंक्तियों में लगाएंगे, उसकी तो केवल एक रो लगा देते हैं। और बात करें वृक्षों की या झाड़ियों की तो उसकी दो या दो से अधिक रो लगाई जाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसको पंक्तियों में लगाया जाए, इसको समूह यानी ग्रुप्स में भी लगा सकते हैं। ग्रुप्स में कैसे लगा सकते हैं तो इसको भी समझो। जैसे मान लो ये एक फील्ड है, ठीक, और इसके आउटर एरिया में ना विंड ब्रेक्स को बनाना है। अब जो विंड ब्रेक बनाएंगे उसमें हम पंक्तियों में तो लगा नहीं रहे हैं बल्कि ग्रुप में लगा रहे हैं। अब समझो ग्रुप में कैसे लगाते हैं। तो ग्रुप में जो पेड़ों को लगाते हैं वो रैंडमली लगा देते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से एक पेड़ यहाँ लगा दिए, एक डॉट डॉट देखना इस तरीके से, यानी इसमें कोई प्रॉपर रोज नहीं होती। अगर रोज में लगाओगे तो आप इस तरीके से लगाओ, जैसे एक पेड़, एक पंक्ति ये लगा दिया आपने, यानी एक पेड़ इस तरीके से प्रॉपर एक लाइन में लगाते हैं, इस तरीके से, उसको पंक्ति कहते हैं। लेकिन जब लाइन में ना लगाओ, इस तरीके से लगा दो रैंडमली, जहां मन हुआ वहां आपने पेड़ लगा दिया, तो उसको ग्रुप में बोलेंगे। और इनका काम क्या होगा, तो हवा की जो स्पीड होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे फसल पर कोई नुकसान ना हो और साथ ही मृदा कटाव ना हो। तो विंड ब्रेक का जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक मिनट, उससे पहले हम इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखो, विंड ब्रेक्स आर मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग में क्या आ जाएंगे, तो ट्रीज और श्रब्स आ जाएंगी। बात करें नॉन लिविंग्स में, तो नॉन लिविंग्स में फेंसेस और बॉल्स आ जाएंगी। तो हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि ये वाली लाइन आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, आप ये वाली लाइन लिख के आ सकते हैं, तो इसको समझो। विंड ब्रेक्स आर ट्रीज, श्रब्स, फेंसेस प्लांटेड इन रोज और in groups which are used to reduce and block यानी stop the speed of wind so as to protect crop from damage caused by wind and also to prevent of soil erosion। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है शेल्टर बेल्ट्स यानी वायुरोधी पट्टियां। तो देखो, जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं वो भी विंड ब्रेक की तरह हवा को रोकती हैं, परंतु जो शेल्टर बेल्ट में हम पेड़ों को लगाते हैं वो एक आकृति या स्ट्रक्चर में लगाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर या आकृति क्या है, तो इसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सबसे बड़े पेड़ों को ना बीच में लगाते हैं, उसके बाद उससे छोटे पेड़ों को लगाते हैं और उससे छोटे पेड़ों को उसके बाद लगाते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़े पेड़ों को बीच में लगा दिया, उसके बाद दोनों उसकी साइड में यानी इस साइड में और इस साइड में उससे छोटे पेड़ों को लगा दिया और उसके बाद उससे छोटे पेड़ों को लगा दिया। अब इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि ये जो पेड़ हैं यानी जो श्रब्स आप देख रहे हैं, ये श्रब्स हैं, ये पेड़ हैं। तो श्रब्स यानी जो झाड़ियां हैं वो सबसे पहले हवा को रोकेंगी, लेकिन ये हवा को रोकने के साथ साथ ना ये हवा को ऊपर की ओर भी उठा देंगी। इसी तरीके से ये जो पेड़ देख रहे हैं ये भी हवा को रोकेगा और रोकने के साथ साथ हवा को ऊपर की ओर उठा देगा। इसमें ये बात याद रखना, जब हवा किसी सरफेस से टकरा के नीचे से ऊपर उठती है ना, तो उसको बोलते हैं विंडवर्ड फ्लो। यानी ये जो पेड़ होते हैं या जो शेल्टर बेल्ट होती है वो हवा के रेजिस्टेंट यानी रोकती भी है और साथ में विंडवर्ड फ्लो भी कराती है। अब देखो, जब विंडवर्ड फ्लो हो रहा है
तो लीवर्ड फ्लो भी होगा। लीवर्ड फ्लो में क्या होता है, हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है। इसमें कुछ और जानकारी आप याद रखना कि इसमें रो से जो रो की दूरी होती है ना, यानी जो इसमें आप पंक्ति देख रहे हैं, यानी इसमें पंक्तियों में लगाया जाता है पेड़ों को, तो वो पंक्तियों में यानी जो रो से रो की दूरी रखते हैं वो रखते हैं 3 से 4 मीटर। और जो रो है उसमें जो प्लांट को लगाया गया है, जैसे मान लो ये एक रो है और इसमें इस तरीके से प्लांट लगे हुए हैं, तो इसमें प्लांट से प्लांट की दूरी 1 से 2 मीटर रखते हैं। उसके बाद है पिरामिड स्ट्रक्चर बेस्ड, तो इसमें 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, पहला है ट्राइंगल और दूसरा है पिरामिड। दोनों स्ट्रक्चर समझो। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये पिरामिड स्ट्रक्चर है, ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर है। जब आप 2 पंक्तियों को लगाओगे ना बीच वाले पेड़ के बाद में, तो ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर देगी, परंतु अगर आप 3 पंक्तियों को लगा दोगे तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर। पहले ट्रायंगल स्ट्रक्चर को समझो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप इसको इस तरीके से खींचें कुछ ये ट्रायंगल की तरह बन जाएगा, तो ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर है। परंतु मान लो आपने 3 पंक्ति लगाई हैं बड़े वाले पेड़ को छोड़ के दोनों साइड में, तो इसमें एक पंक्ति और बना लेते हैं। तो ये मान लो ये एक सिरप्स की पंक्ति यानी झाड़ी की पंक्ति है और ये एक पेड़ लगा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये हमने बना दी एक सिरप्स यानी झाड़ी की पंक्ति। अब क्या होगा, अब देखो इसको लाइन खींचो तो ये बन जाएगा पिरामिड स्ट्रक्चर। तो अब एक बात बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है? तो इसका सीधा सा जवाब होगा पिरामिड स्ट्रक्चर सबसे अच्छा रहता है। क्यों सबसे अच्छा रहता है? क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले हवा इस तरफ से आके टकराएगी तो ये उसको रोकेगा, लेकिन रोकने के साथ साथ ये हवा का विंडवर्ड मूवमेंट भी कराएगा। उसके बाद इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, इससे, तो ये हवा का विंडवर्ड मूवमेंट भी कराते हैं और अच्छे से रोकते भी हैं। और मान लो अगर यहाँ से थोड़ी बहुत हवा निकल भी जाती है तो उसके बाद हवा इन वाले पेड़ों से टकराई, जो आप इस साइड में पेड़ देख रहे हैं, तो इससे जो हवा होती है ना वो विंड बर्ड के मुकाबले काफ़ी अच्छे से रुक जाती है। इसमें आप एक बात और याद रखना कि जो बड़े पेड़ होते हैं ना उनको 90 डिग्री पे लगाया जाता है। अब ये 90 डिग्री क्या मतलब है? तो देखो 90 डिग्री का एंगल तो आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके का होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब जो पेड़ है ना जिसको हम मेन ट्री कह सकते हैं, मुख्य पेड़ या सबसे बड़े पेड़ कहते हैं, ये 90 डिग्री पे कैसे लगे होते हैं तो उसको समझने के लिए ना पहले हम इसको रफ कर देते हैं, 1 मिनट से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखो 90 डिग्री का एंगल ये है, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप यहाँ पे देखो ये मेन ट्री है, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। आप चाहे इस साइड से देखें या आप इस साइड से देखें तब भी ये 90 डिग्री पर रहेगा। तो जो बड़े पेड़ होते हैं उनको 90 डिग्री पे लगाया जाता है। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं, तो 1 मिनट। इसमें पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। जैसा हमने आपको पीछे बताया था कि जो विंड ब्रेक होता है उसमें पेड़ पौधों के साथ दीवार भी बना देते हैं और साथ में बाड़ भी बना देते हैं, परंतु जो शेल्टर बेल्ट है ना उसमें केवल पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। तो ये बात आप याद रखना। तो इसी को थोड़ा और हमने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें पेड़ पौधों झाड़ियों को एक विशेष आकृति में पंक्तिबद्ध तरीकों से लगाया जाता है, जिससे फसलों की सुरक्षा और मृदा कटाव की रोकथाम विंड ब्रेक के मुकाबले अच्छे से हो जाती है। इसका क्या मतलब है, इसको और अच्छे से समझो। तो देखो इसमें पेड़ पौधों को एक विशेष आकृति में लगाया जाता है, तो वो विशेष आकृति या स्ट्रक्चर क्या है हम बता चुके हैं। 2 स्ट्रक्चर मेन होते हैं, पहला है ट्रायंगल और दूसरा है पिरामिड। जैसा हमने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, लेकिन आप एक पंक्ति और बढ़ा दोगे उसके बाद इस तरीके से खींचोगे तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें जो पेड़ों को लगाया जाता है वो पंक्तिबद्ध यानी रोज में लगाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था पीछे कि विंड ब्रेक में आप ग्रुप में भी लगा सकते हो, लेकिन जो शेल्टर बेल्ट है ना उसमें रोज यानी पंक्तियों में ही पेड़ों को लगाया जाता है, जिससे फसलों की सुरक्षा और मृदा कटाव की रोकथाम विंड ब्रेक के मुकाबले अच्छे से हो जाती है। तो विंड ब्रेक के मुकाबले अच्छे से कैसे हो जाती है तो उसको भी समझो। तो देखो इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले हवा जो बाहरी पेड़ हैं आप देख सकते हैं, अगर हवा इधर से चल रही है तो इस वाले पेड़ से टकराएगी, इससे चल रही है तो इस वाले पेड़ से टकराएगी। तो मान लो अभी हवा हम इधर से मान लेते हैं कि इस साइड से चल रही है, तो जब हवा इधर से चलेगी ना तो इससे टकराएगी, तो ये हवा को रोकेगा, रोकने के साथ साथ ऊपर की ओर उठाएगा यानी विंडवर्ड मूवमेंट भी होगा हवा का, तो हवा ऊपर की ओर भी उठेगी। साथ ही
अगर यहाँ से थोड़ी बहुत हवा निकल जाती है ना, उसके बाद इस साइड के जो पौधे हैं ये हवा को फिर रोकेंगे। तो इससे क्या होता है कि हवा इस वाले एरिया में, जैसे मान लो इस एरिया में हमारी कोई क्रॉप लगी हुई है, यानी ये मेन फील्ड है, तो इस मेन फील्ड में जो हवा आएगी ना वो बहुत कम ही आएगी। इसलिए विंड ब्रेक के मुकाबले ना हवा को काफ़ी अच्छे से रोक पाता है। अब हम इन दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं कि जो विंड ब्रेक है और जो शेल्टर बेल्ट है इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो इस साइड में जो हमने डिफरेंस लिखा है वो लिखा है विंड ब्रेक्स का, और इस साइड में लिखा हुआ है शेल्टर बेल्ट का। तो इसमें पहला डिफरेंस है, विंड ब्रेक सजीव और निर्जीव से बना होता है। सजीव में क्या आएंगे, वृक्ष और झाड़ियाँ, और निर्जीव में बाढ़ और दीवार, यानी 4 चीज़ों से बना होता है। इसमें 2 निर्जीव हैं और 2 सजीव हैं, जैसा हमने आपको पीछे भी बताया था। और बात की जाए शेल्टर बेल्ट, तो जो शेल्टर बेल्ट को जो बनाते हैं वो केवल पेड़ पौधों से बनाते हैं, इसमें बाढ़ या दीवार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये इसका पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है, इसमें पेड़ों को क्रम यानी सीक्वेंस में नहीं लगाया जाता। यानी आप अगर आप विंड ब्रेक में देखेंगे तो विंड ब्रेक में जो पेड़ लगाए जाते हैं ना आउटर एरिया में, वो सीक्वेंस में नहीं लगाए जाते, बल्कि आप ग्रुप में लगा सकते हैं या पंक्तियों में भी लगा सकते हैं। और पंक्तियों में भी लगाते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी या प्लांट से प्लांट की दूरी कोई फिक्स नहीं रहती है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें पेड़ सीक्वेंस में नहीं लगाए जाते हैं। परंतु अगर शेल्टर बेल्ट की बात करें तो इसमें पेड़ सीक्वेंस यानी क्रम में लगाए जाते हैं। इसमें रो से रो की जो दूरी रखते हैं वो रखते हैं 3 से 4 मीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी रहती है 1 से 2 मीटर। इसके बाद इसका तीसरा डिफरेंस है, इसमें पेड़ घने लगाए जाते हैं और इसमें पेड़ घने नहीं होते हैं। अब इसको समझो कि जो विंड ब्रेक है उसमें पेड़ घने क्यों लगाए जा रहे हैं। तो इसमें देखो अगर विंड ब्रेक में पेड़ों को घना नहीं लगाएंगे तो चांस है कि अगर इस एरिया से हवा अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, उससे भी तेज है, तो इस वाले एरिया में हवा और तेजी से आ जाए। इसलिए पेड़ों को घना लगाया जाता है, क्योंकि जो आपका विंड ब्रेक होता है ये हवा को रोकता है। हवा का विंड बर्ड यानी हवा को ऊपर की ओर नहीं उठाता, यानी विंड बर्ड फ्लो ये नहीं कराता है। तो इसलिए पेड़ों को घना लगाना पड़ता है ताकि जो हवा है वो आसानी से रुक जाए। और वहीं अगर बात करें जो शेल्टर बेल्ट है उसमें घना क्यों नहीं लगाते, क्योंकि देखो इसमें आकृति यानी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, अगर हवा यहाँ से निकल भी जाएगी ना इस एरिया से, मान लो हवा इधर से चल रही है और थोड़ी बहुत अगर हवा निकल भी जाती है ना इस एरिया से, तो ये इस साइड में जो पेड़ है ये इसको पूरी तरह से रोक देंगे। तो इसलिए इसमें पेड़ों कम घना लगाया जाता है और इसमें पेड़ों को ज़्यादा यानी ज़्यादा डेंस लगाया जाता है। जो लास्ट डिफरेंस है वो है, इसमें हवा का विंडवर्ड टू लीवर्ड फ्लो नहीं होता है, परंतु जो शेल्टर बेल्ट है इसमें हवा का विंडवर्ड टू लीवर्ड फ्लो होता है। जैसा हमने आपको अभी ही बताया था कि जो आपकी शेल्टर बेल्ट है उसमें हवा ऊपर की ओर भी उठती है, यानी हवा का जो फ्लो होता है वो विंडवर्ड टू लीवर्ड होता है। वहीं बात करें विंड ब्रेक में, तो विंड ब्रेक में जो पेड़ होते हैं वो हवा को रोकते हैं, हवा का विंडवर्ड यानी ऊपर की ओर नहीं उठाते हैं। तो ये भी इसमें डिफरेंस होता है। तो ये तो हो गई इसके डिफरेंस की बात। अब हम देख लेते हैं कि जो शेल्टर बेल्ट होती है या जो विंड ब्रेक होती है इसमें किस तरीके के पेड़ों का चयन करते हैं या किस आधार पर पेड़ों का चयन करना चाहिए, यानी बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रीज, पेड़ों के चयन का आधार। तो जो इसका पहला आधार है वो है फास्ट ग्रोथ ट्रीज, यानी तेजी से बढ़ने वाले पेड़। तो ऐसे पेड़ों को सिलेक्ट करना चाहिए जिनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती हो। दूसरा है क्राउन डेंसिटी हाई, क्राउन का जो घनत्व हो वो अधिक हो। अब क्राउन किसे कहते हैं तो इसको भी समझो। तो देखो जो पौधे का ऊपर वाला भाग होता है ना जिस पे पत्तियां फल या फूल आते हैं उसी को क्राउन कहते हैं। और ये जो क्राउन होती है ना यही हवा को सबसे ज़्यादा रोकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 पेड़ हैं, एक पेड़ पर क्राउन ज़्यादा है और दूसरे पेड़ पर क्राउन ज़्यादा नहीं, यानी पत्तियां ज़्यादा नहीं हैं। तो अब क्या होगा, जिस पेड़ पर क्राउन ज़्यादा होगी यानी पत्तियां ज़्यादा होंगी वो हवा को ज़्यादा रोकेगी, और जिस पे क्राउन कम है वो हवा को कम रोकेगी। इसलिए जो क्राउन की डेंसिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसको और अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये विंड ब्रेक के लिए लगाए गए हैं, और इसमें जो क्राउन है वो कितनी ज़्यादा डेंस है, यानी कितनी ज़्यादा क्राउन है पौधों पे। जितनी ज़्यादा क्राउन में जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतने अच्छे से वो हवा को रोक पाएगी। तो यही बात हमने आपको यहाँ पे बताई है कि क्राउन डेंसिटी हाई होनी चाहिए।
नेक्स्ट है मल्टीपर्पस नेचर यानी बहुउद्देशीय प्रकृति के पेड़। तो देखो जो विंड ब्रेक्स हैं या जो शेल्टर बेल्ट हैं उसमें हवा को रोकने के लिए पेड़ों को लगाया ही जाएगा। अब जब पेड़ों को लगाना ही है तो क्यों ना ऐसे पेड़ों को लगाया जाए जो मल्टीपर्पस नेचर के हों। अब यहाँ पे मल्टीपर्पस नेचर क्या मतलब है, तो देखो मल्टीपर्पस का मतलब होता है ऐसे पेड़, यहाँ पर हम पेड़ों के संदर्भ में बात कर रहे हैं मल्टीपर्पस का। तो देखो ऐसे पेड़ जिनसे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलें उन्हीं को मल्टीपर्पस नेचर के पेड़ कहेंगे। अब यहाँ प्रोडक्ट से क्या मतलब है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट से मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं, जैसे आपका टिम्बर हो गए, फ्रूट हो गए, नट्स हो गई, रबड़ हो गई या गोंद हो गई। तो कहने का मतलब है कि ऐसे पेड़ों को लगाएं जिनसे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिल जाएं। तो इससे किसान को फ़ायदा क्या होगा कि उसको देखो क्रॉप तो मिल ही रही है फील्ड में, साथ में उसको टिम्बर भी मिल जाएंगे, फ्रूट भी मिल जाएंगे, और रबड़ की पेड़ लगा रखें तो उसको रबड़ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है एवरग्रीन यानी सदाबहार। सदाबहार का क्या मतलब है, तो सदाबहार वैसे पेड़ होते हैं जिन पर हमेशा पत्तियां रहती हैं। तो ऐसे पेड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए जिन पर हमेशा पत्तियां रहें। अगर उन पर पत्तियां नहीं रहेंगी यानी कहने का मतलब है जैसे मान लो आपने ऐसे पेड़ का सिलेक्शन कर लिया जो नवंबर या दिसंबर के महीने में जाके अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जब हवाएं चलेंगी ना तो वो पेड़ उतनी अच्छे से हवा को रोक नहीं पाएगा, इससे फसल के डैमेज होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए ऐसे पेड़ों को सिलेक्ट करें जिन पर हमेशा पत्तियां रहें, क्योंकि जो हवा को रोकती हैं ना वो मुख्यतः पत्तियां ही रोकती हैं। नेक्स्ट है ड्रॉट, पेस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंट, यानी जिन पेड़ों का उपयोग विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट बनाने के लिए किया जा रहा है ना, वो उस एरिया में, जिस एरिया में शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक बनाना है वहाँ पर अगर कोई समस्या है क्लाइमेटिक, जैसे मान लो सूखा है या अन्य कोई क्लाइमेटिक समस्या है, या वहाँ पर पेस्ट लगते हैं, वहाँ पर डिसीज लगती हैं, तो उसके प्रति वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इनके प्रति रेजिस्टेंट नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा कि वो पेड़ सूख जाएगा। और अगर ज़्यादा संख्या में पेड़ सूखे तो इससे क्या होगा कि जो हवा है उसको वो पेड़ अच्छे से रोक ही नहीं पाएंगे, अधिकांश पेड़ सूख जाएंगे। तो ऐसे पेड़ों का चुनाव करें जो उस एरिया में ड्रॉट या अन्य कोई क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है उसके प्रति, साथ में पेस्ट और डिसीज के प्रति रेजिस्टेंट हो। अब कुछ नाम हमने आपको दिए हैं जिनका उपयोग शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक बनाने में किया जाता है। तो पहला है शीशम, फिर है नीम, जामुन, इमली, सागवान और अमलताज। अब हम देख लेते हैं कि जो शेल्टर बेल्ट है, ये जो विंड ब्रेक है, इसको बनाना क्यों जरूरी है, यानी इससे क्या लाभ होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो एक मिनट, बेनिफिट ऑफ विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट। तो जो इसका पहला बेनिफिट है वो है प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन को रोकना। अब हो सकता है आपको ये ना पता हो कि सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, तो इसको भी समझो। तो देखो सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब किसी स्थान की मृदा कटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन कई कारण से हो सकता है, परंतु जो आपका विंड ब्रेक होता है, ये जो शेल्टर बेल्ट होती है, ये केवल हवा के द्वारा जो होने वाला अपरदन है ना उसको रोक देती है। कैसे रोक देती है तो इसको समझो। जैसे मान लो ये आपका विंड ब्रेक बना हुआ है या शेल्टर बेल्ट बनी हुई है और इस एरिया से हवा अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, अगर वो डायरेक्ट इस फील्ड में आएगी तो वो मृदा इरोजन सॉइल इरोजन करेगी। परंतु जब यहाँ पर आपका विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट बनी होगी तो वो हवा की स्पीड को काफ़ी कम कर देगी, और जब हवा की स्पीड कम हो जाएगी और तब इस फील्ड में आएगी ना तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा या ना के बराबर होगा। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई स्पीड विंड, यानी तेज हवाओं से फसलों की सुरक्षा। तो देखो जो विंड ब्रेक्स होते हैं और जो शेल्टर बेल्ट होते हैं ना वो तेज हवाओं से भी फसलों को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं तो उसको आप इस वाले इमेज में अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक नहीं है जिस कारण हवा सीधी इस फसल से आकर टकराई है और फसल बुरी तरह से गिर गई है। परंतु अगर यहाँ पर विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट बनी होती तो ये फसल इस तरह से नहीं गिरती। तो जो विंड ब्रेक होते हैं जो शेल्टर बेल्ट होते हैं वो
फसलों की सुरक्षा भी करते हैं, यानी प्रोटेक्शन भी देते हैं। नेक्स्ट है हैबिटाट फॉर इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल। देखो इसमें आप विंड ब्रेक बनाओगे तो पेड़ों को लगाओगे, और जब पेड़ों को लगाओगे तो वहां पर जो इंसेक्ट हैं यानी जो कीट हैं और जो चिड़ियां हैं और जो छोटे मोटे जानवर हैं उनको क्या मिलेगा, तो उनको वहां रहने के लिए आवास यानी घर मिल जाएगा। तो इससे एक फायदा ये भी होता है। नेक्स्ट है लो डिमांड फॉर वाटर, यानी पानी की कम मांग। इसका क्या मतलब है तो इसको समझो। जैसे मान लो ये एक फील्ड है और इस फील्ड के चारों ओर ना विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट लगी हुई है। अब ये जो फील्ड है इसमें पानी की कम आवश्यकता होगी। पानी की आवश्यकता कम क्यों होगी, तो इसके दो कारण हैं। पहला है लो ट्रांसपिरेशन यानी कम बाष्पोत्सर्जन, दूसरा है लो इवेपोरेशन यानी कम बाष्पीकरण। सबसे पहले ये समझो कि ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में अंतर क्या होता है। तो देखो जब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो जीवित चीज होती है उससे अगर पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा ना तो उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन, और वहीं अगर पानी किसी निर्जीव या नॉन लिविंग थिंग से बाहर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे एवापोरेशन। तो अब आप इन दोनों में फर्क समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर किसी प्लांट से या आपकी बॉडी से पानी बाहर निकल रहा है वाष्प के रूप में, पसीना आता है तो वो भी क्या है, तो वो भी तो वाष्पोत्सर्जन ही है ना। तो अगर किसी भी सजीव से अगर पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा तो वो वाष्पोत्सर्जन है, तो अगर निर्जीव से बाहर निकलेगा जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी मृदा हो गई तो वो वाष्पीकरण है। अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों की वजह से यानी शेल्टर बेल्ट की वजह से या विंड ब्रेक की वजह से पानी की कम मांग क्यों होती है। तो इसको आप नए पेज पे समझें। जैसे मान लो ये एक फील्ड है और इस फील्ड में शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक बना रखे हैं। इसमें आप एक बात नोट कर लेना कि जो ट्रांसपिरेशन है और जो इवेपोरेशन है ना वो हवाओं के साथ बढ़ता है, यानी अगर हवा तेज चलेंगी ना तो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन तेजी से होगा। अब जो विंड ब्रेक होते हैं शेल्टर बेल्ट होती है, काम क्या करती हैं, तो ये हवा को धीमा कर देती हैं। अब जब हवा धीमी हो जाएगी तो इस एरिया में हवा कम आएंगी, यानी हवा कम स्पीड से इस एरिया में आएंगे। तो जब हवा की स्पीड कम होगी तो यहाँ से जो इवेपोरेशन है ना, ये जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम होगा। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, तो ट्रांसपिरेशन होगा पौधों से, और जो बाष्पीकरण है यानी जो इवेपोरेशन है वो कहाँ से होगा, तो वो सॉइल से होगा, तो भी कम होगा। और जब इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन कम होगा तो पानी की भी कम आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट इसका बेनिफिट देख लेते हैं, वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम हॉट विंड, यानी फसलों को गर्म हवा से बचाव। तो देखो आपने देखा होगा कि जून या जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं जिसे हम लू कहते हैं। तो ये जो आपके विंड ब्रेक होते हैं शेल्टर बेल्ट होते हैं वो उन हवाओं से भी फसलों को बचाते हैं। ये नुकसान क्या करते हैं, जो आपकी गर्म हवाएं होती हैं ये जो पत्तियां होती हैं ना उसको पीला कर देती हैं, उसको डैमेज कर देती हैं, तो उससे भी ये बचाती हैं। अब हम इसका लास्ट बेनिफिट देख लेते हैं, एक मिनट। तो इसका लास्ट बेनिफिट है पेड़ों से कई प्रकार के प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। तो देखो जो विंड ब्रेक है शेल्टर बेल्ट है उसमें पेड़ों को लगाया जाएगा, और जब पेड़ों को लगाएंगे तो पेड़ों से कई प्रकार के प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, जैसे टिम्बर हो गए, फ्रूट, नट, सीड एसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने अपने फील्ड में जामुन के पेड़ लगा रखे हैं, फील्ड में लगाने का मतलब है कि उनसे आपने विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट बना रखी है। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब जामुन का समय होगा यानी जब जामुन आते हैं पेड़ पे तो उस समय आपको फ्रूट मिल जाएंगे यानी जामुन मिल जाएंगे, और जामुन के साथ साथ आपको लकड़ी भी यानी टिम्बर भी मिल जाएगी। तो इससे ये फायदा भी हो जाता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट आपको रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।